नमस्ते दोस्तों, मैं महेश जैन। आइकॉन स्टील बिल्ड आइकॉन के इस इंटरव्यू सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सबके बीच मौजूद हैं एक सफल व्यक्ति, अर्धापुर से आए हुए इंजीनियर सैयद मुकीत अली जी। मुकीत सर, आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। थैंक यू सर। सैयद मुकीत सर, जिन्होंने अपने 13 साल के जीवन काल में 50 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं और हाल ही में उनके 5 बड़े प्रोजेक्ट्स अभी शुरू है। तो मुकीत सर, आपको यहाँ पर आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। जी। फर्स्ट तो आपको थैंक्स कहना चाहूँगा जो आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। जी सर। और आपने जिस तरह कहा अमिताभ जी का कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसके लिए एक उर्दू का वो शेर बहुत अच्छा है। जरूर जरूर। कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा प्याला है जो मिल नहीं सकती। यानी इसका मतलब ये है कि कोई मनुष्य कोई मेहनत करता है तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा उससे अछूती नहीं है। सब चीज़ें अपने माइंड और हार्ड वर्क में मिल जाती है। क्या बात सर, ये जो मकाम आपने हासिल किया है, तो इसके पीछे राज क्या है? क्या किसकी प्रेरणा थी? जो आपने स्ट्रगलिंग लाइफ की है, जो भी आपने स्ट्रगल देखा है आपके लाइफ में, तो ये पूरी जर्नी आपको बतानी है। एक्चुअली सर कैसा है कि जब हम लोग एक विलेज से बिलोंग करते हैं, जैसे अर्धापुर में मेरा ऑफिस बेस्ड अर्धापुर से है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जी। मैंने वहीं से 10th किया, उसके बाद 12th हमने नांदेड़ में किया। बढ़िया। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इंसान कि भाई कौन से फील्ड करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। एक छोटे गांव के बंदों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है कि आगे इंजीनियरिंग में 10 किस्म के फील्ड है, तो उसमें सिविल ही क्यों, या मैकेनिकल क्यों नहीं, कंप्यूटर क्यों नहीं, ऐसे बहुत से ख्याल थे। और उस दौरान 2008 में रिसेशन था, 7 में जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो एकदम IT फील्ड ये हो गई थी। तो उस टाइम पे एक चीज़ लगी कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसी फील्ड चूज़ करना चाहिए जिसमें हमें लोगों से जुड़ा होना चाहिए। तो जब रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, उसमें थर्ड ऑप्शन तो है मकान, यानी घर। इसलिए मैंने सिविल चूज़ किया ताकि हम लोगों के घर बन सके, जो लाइफ लॉन्ग चल सके और हमेशा के लिए वो फील्ड। जी सर। मुकेश सर, आपका इस निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और कोई भी काम, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, सिविल इंजीनियर के बिना कोई भी काम अधूरा है, आपको पता है। और कंस्ट्रक्शन का निर्माण करते समय नए विचारों या आधुनिक प्रौद्योगिकी का कितना लाभ होता है? यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, तो इसका कितना लाभ होता है कंस्ट्रक्शन में? सर, सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ होती है तो कोई भी करने की एक चीज़ की साइंस होती है। अब सिविल ऐसा वर्क है जो ऑल ओवर इंडिया में छोटे विलेज से लेके एक बड़ी सिटी में चल रहा है, लेकिन सबसे अनऑर्गेनाइज भी चीज़ वही है। और सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कोई भी घर बन रहे हैं, छोटा मोबाइल हो, हम उसी भी एक टेक्नीशियन को दिखाते हैं। सही है। लेकिन मोबाइल तो हम 4-5 साल में चेंज कर देते हैं। एक टेलर भी अगर से घर अपन शर्ट भी सीते हैं तो अपन एक स्पेशलिस्ट टेलर के पास जाते हैं। कोट करा तो कोट, शेरवानी रखना। लेकिन ये घर होता है जो जिंदगी में इंसान बड़ी मेहनत से एक बार बनता है, उसके लिए हम टेक्निकल चीज़ों को अवॉइड करते हैं और एक ऐसे लोगों पे डिपेंड करते हैं जो खुद वहाँ पर मजदूरी से काम करते हुए मिस्त्री बन जाते हैं। सही है। तो उसमें जो टेक्निकल चीज़ें होती है, सबसे पहले होता है फाउंडेशन, उसका प्लानिंग है कि किस तरह तुम यूज़ करने वाले हो घर, वो कंफर्टेबल है या नहीं है। सही। फिर उसके बाद उसका ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेंगी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसमें, और अपने को कितने ऊपर फ्यूचर प्लानिंग है, हमने हमारे बच्चों के लिए काम में आएगा नहीं आएगा, कितने पोर्शन होना चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है और हम सबसे गलत बात ये कि हम उसे अवॉइड करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो और सही टेक्निकलिटी से हो। ओके सर, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए अकुशल लोग, जो जिसको अनस्किल्ड लोग कहते हैं हम, तो अकुशल लोगों से काम करवाना कितना खतरनाक हो सकता है? सर, उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आप समझेंगे कि हम लोग एक व्हीकल भी सुधारते हैं, हम लोग एक अच्छे से गैरेज में जाते हैं या किसी शोरूम में जाते हैं, वहाँ पर अगर से बंदा उसका स्पेशलिस्ट हो तो उसी के हाथ में देते हैं। सही है। लेकिन जब घर बनते हैं तो हमें लगता है ये ईंट पत्थर का घर है, लेकिन हकीकत ये है कि ईंट पत्थर पे घर नहीं रुकता है। तो उसके लिए उसमें बहुत सारे उस पर लोड आते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है, कल को तुम बहुत सी चीज़ें हैं, बिल्डिंग का लोड है, तुम खुद उस पर चल रहे हो, उसका लाइव लोड है। ये सब चीज़ों के लिए हम लोग है ना उस पर ध्यान नहीं देते कि उस पर भी हमें रिसर्च करके उसको भी उसी तरह स्पेसिफिक डिज़ाइन करना पड़ेगा, उस स्किल लेबर लगाकर, उसमें भी अनस्किल लेबर नहीं, स्किल जो वेल नॉलेजेबल गुत्तेदार है बोलेंगे या कॉन्ट्रैक्टर है, उसे दी के और एक अच्छे इंजीनियर के सुपरविजन में करेंगे तो हमें हमारा ड्रीम घर मिलेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ना सिर्फ कंफर्टेबल होगा, वो सेफ्टी भी रहेगा हमारे। यस सर, कंस्ट्रक्शन करते समय जब आप जो भी सामान खरीदते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें क्या सावधानी बरतते हैं? सर, सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जो सामान से ही घर बनता है, जो रॉ मटेरियल होता है, बेसिक चीज़ ये होती है कि उस पर ही तुम्हारा क्या बनेगा, क्या एंड रिजल्ट मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह सिविल में हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें कंक्रीट बनाने के लिए डिफरेंट उसके
पैरामीटर्स है कि हम एग्रीगेट कौन से यूज कर रहे हैं, हमें सैंड कौन सी यूज करना चाहिए, उसमें सिल्क कंटेंट कितना होना चाहिए, सेम सीमेंट में लम्स नहीं होना चाहिए, सीमेंट की भी ग्रेड है, इसी तरह स्टील में भी ग्रेड होते हैं, फिर स्टील की भी ड्यूरेबिलिटी है, उसकी भी प्रॉपर्टीज है। तो एक अच्छे प्रॉपर्टीज और अच्छा मटेरियल यूज करेंगे तो एंड रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर से वही चीजें सही नहीं रहेंगी फिर बाद में तुम कुछ भी करो उतना मायने नहीं रखता, इसलिए हमें बेसिक चीजें सही रखते हुए एंड रिजल्ट सही मिलेगा। ओके सर, जब आप कंस्ट्रक्शन करते समय जब आप स्टील लेने जाते हैं बाजार में, मार्केट में, तब मतलब क्या क्या गुण देखते हैं वहाँ पर? जी, तो सबसे पहले सर काम है जो आरसीसी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है। रेनफोर्समेंट और सीमेंट जो दो ही चीजें हैं ये फैक्ट्री में बनती है, जिसका काफी ज्यादा सुपरविजन होता है। जी जी। इसके लिए आजकल इतना अच्छा होगा स्टील इंडस्ट्री में कि वो अपने रिपोर्ट्स भी देते हैं जी कि उसकी डक्टिलिटी क्या है, उसमें जो वो उसके लिए भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें तुम्हारा स्क्रैप कितना है या कॉइल का माल कितना है, ये सब चीजें उसमें मेंशन होती है। वो अगर से बड़ा प्रोजेक्ट हो तो डेफिनेटली हमें ये देखना चाहिए कि रेनफोर्समेंट जो ले रहे हैं वो किससे बना है, दूसरी बात उसका ग्रेड क्या है, उसमें डक्टिलिटी कितने हैं, फिर क्योंकि उसको जिस तरह चाहे मोल्ड कर सकना। ये बहुत सी चीजें हैं जिसे हमें ध्यान देते हुए स्टील को चूज करते हैं। जी सर। विशिष्ट मौसम की स्थिति के अनुसार आपकी अभियांत्रिकी पद्धतियों को लागू करने के लिए आप कौन से कदम उठाते हैं? अब जैसा सर उसमें कैसा डिफरेंट टाइप के साइट होते हैं और डिफरेंट लोकेशंस होते हैं जी, ठीक है। एक तो मौसम दो तरह का होता है कि तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो एज इट इज है, कहीं हम तालाब के बाजू बन रहे हैं जहाँ पर वाटर लेवल ऊपर है जी, या फिर कुछ एरिया अर्थक्वेक जोन में आता है, वो चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है कि वहाँ पर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन करें तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान है। दूसरा है कि जिस दौरान हम काम करते हैं, हम लोगों का काम साल के 12 महीने चलता है, कभी सरमा होता है, कभी बरसात होती है। अब बारिश के पावसाच्या वेळी आम्हाला जेव्हा कॉन्क्रीटिंग हम कास्टिंग वगैरह करते हैं त्याची भरपूर उसके बहुत सारे हमारे को प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कि तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर बरसात में जब सैंड ऑलरेडी गीली होती है तो फिर उसमें वाटर रेशो कम करते हैं लोग। ये बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एज पर जगह के और जो ग्रेड का कॉन्क्रीट चाहिए उसके हिसाब से हम कास्टिंग वगैरह करते हैं। कहीं जहाँ वाटर लेवल जहाँ ग्राउंड लेवल ऊपर है वहाँ पर हम अगर से अंडरग्राउंड जा रहे हैं तो वहाँ रिटेंशन जो वॉल ले रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो वाटर प्रूफ हो। सही उसमें और नीचे का जो स्लैब है उसमें वाटर प्रूफिंग वगैरह और उसका थिकनेस और उसमें रेनफोर्समेंट एज पर उसके डिज़ाइन के यूज करना पड़ता है। जी सर। दीर्घायु या फिर टिकाऊ निर्माण के लिए डिजाइन या फिर आराखड़ा मराठी में बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं जिसको हम जी, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? सर आराखड़ा तो सबसे पहले तो अपना जो कंट्री है ये अपना जो टाउन प्लानिंग के जो 1947 से जब से चल रहा है उसको कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए, साइड मार्जिन बैक मार्जिन, इसको ये चीज़ों को अगर अपडेट नहीं होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है कि लोगों को साइड मार्जिन ये सब सिखाना समझाना या उनको वर्किंग प्लान पे उस पर करना मुश्किल जाता है। सही है, सही। और दूसरी चीज़ है कि आराखड़े के बेस पे ही हमें फिर डिफरेंट शेप के प्लॉट्स मिलते हैं, डिफरेंट साइज के मिलते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। कुछ जगह हमें कैंटिलीवर निकालना पड़ता है, कुछ क्रॉस है तो उसको फिर एडजस्टमेंट करते करते फिर उसके ग्रिड चेंज करना पड़ता है कॉलमों का। ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है और आराखड़ा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें सैंक्शन लेआउट हो जिसमें प्लॉट प्रॉपर है उसमें काम करने में बहुत आसानी जाती है। ओके सर। सर आम लोगों का सपना होता है कि कम खर्चे में अच्छा और गुणवत्तापूर्ण घर बनाया जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं ऐसे टाइम पे? सर सबसे पहले बेसिक में जो भी क्लाइंट होता है, जो हर किसी को लगता है कि चीज़ कम में होना चाहिए, लेकिन एक 1200 स्क्वायर फीट का घर है जिसमें हम बन रहे तो उसमें जो भिंत है, जो वॉल बन रहे वो ईंट तो कम नहीं होने वाली है, उसका प्लास्टर कम नहीं होने वाला है जी, जो उसके कॉलम्स है उसमें ही हम उसके रिक्वायरमेंट के सब G+2 या 3 के हिसाब से स्टील डिज़ाइन थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर रूम्स का जो साइज़ है, जो दूसरे एक्सटीरियर चीज़ें हैं उसको हमें चेंज कर सकते हैं आगे चल के। जैसा आज मेरे पास बजट नहीं है, टाइल्स या इंटीरियर चीज़ों में मुझे कम ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जैसा फाउंडेशन है, उसके बाद अपना कॉलम्स है, बीम है, स्लैब है, फुटिंग है, तो ये सब चीज़ों पे हमें ना एक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म विजन रख के उसका खर्च करना चाहिए। ओके। इकोनॉमिकल और दूसरी चीज़ है कि बचत फिर कम कहाँ की जाती है, तो उसमें एक इकोनॉमिकल डिज़ाइन है, स्टील डिज़ाइन जो आपको अगर से ज़्यादा फ्लोर नहीं जाना है, बोले तो एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, सही, तो वो चीज़ों में एडजस्ट कर सकते हैं लोग। जी सर। और रही बात दूसरी चीज़ों में है जो इंटीरियर की चीज़ें हैं, डोर्स वगैरह है, जो 5-10 साल के बाद अगर से बदल सकते हैं, वो चीज़ों में आपने
कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन जो चीज़ें हैं जैसा कॉलम हम हटा नहीं सकते, वॉल हटा नहीं सकते हैं, ये चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए बजट के लिए। दूसरी चीज़ें में हम लोगों को जैसा वॉल है अलग अलग किस्म के वीडियो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वहाँ इकोनॉमिकल यूज़ करते हैं, टाइल्स कम के कर सकते हैं, सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ों में हम लोगों ने कम करना चाहिए। लेकिन जो स्ट्रक्चर की चीज़ें जिसे हम बदल नहीं सकते उसमें इकोनॉमिकल से ज़्यादा मुझे लगता है कि उसका स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। ओके सर, आप युवा अभियंताओं के लिए कौन सी अवसर देखते हैं और वे क्षेत्र विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं? अभी युवाओं के लिए तो अब सबसे गोल्डन पीरियड है, क्योंकि लोगों के पास आज वक्त नहीं और वो चाहते हैं कि एक टेक्निकल बंदा हमें घर बन के दे जहाँ हम लोग सेटिस्फाई, जिस पर हम फेथ कर सकें। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन युवाओं को सबसे पहले एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उसको ISO के हिसाब से बड़े साइट्स पे काम किस तरह होता है, कंक्रीट कैसा कास्ट किया जाता है, कंक्रीट में मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए, उनका प्रोपोर्शन का किस तरह ख्याल रखा जाता है। फिर यही सब चीज़ें देखते हुए सीखने के बाद वो मार्केट में आने के बाद इतना अपने पास स्कोप है। अभी हर घर में हर कोई चाहता है कि वो मटेरियल पे बने, और आजकल लोग थोड़ा थोड़ा अवेयर होते जा रहे हैं कि सुपरविजन के लिए हायर कर रहे हैं। पहले ये नहीं था। तो हम लोगों के लिए, जो पुराने लोगों की मेहनत की वजह से आज हम लोगों के लिए आसानी हुई है, हम आने वाली जनरेशन के लिए और आसानी करके दे सकते हैं लोगों को ये अवेयर करा के। लेकिन ये चीज़ डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि एक इंजीनियर ने बने वाला घर कौन सा है और नॉन टेक्निकल बंदे ने बने वाला घर कौन सा है। अगर उसमें लोगों को जब कुछ बेनिफिट्स नज़र आएंगे तो डेफिनेटली वो हम लोगों को हायर करेंगे, और हमें पता होता है कि कहाँ क्या बेटर तरीके से हम इकोनॉमिकल डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके सर। सर, आपके 50 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हुए जी, और अभी भी आपके प्रोजेक्ट्स शुरू हैं जी। तो आपने आइकॉन स्टील का वापर किया है उसमें? डेफिनेटली मैंने लास्ट 1 ईयर से 2-3 साइट्स पे मेरा आइकॉन स्टील ही है। और दूसरे स्टील के साथ मैं आइकॉन स्टील भी रेफर करता हूँ। और क्योंकि आइकॉन स्टील के मैंने भी रिपोर्ट्स भी पढ़े थे, उसके स्ट्रेंथ वगैरह, उसके प्रॉपर्टीज जो मटेरियल से तैयार किया हुआ है, तो मुझे सेटिस्फाइड लगा, तो जब से मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। कंपनी की सर्विस से आप सेटिस्फाइड हैं? डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह कंपनी ने एक मार्केट कॉम्पिटिटिव बनाया है, यानी स्टील में जो पहले लोकल लेवल पे ही बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर थे, अब उनको भी अपग्रेड करने लगा है। जिस तरह से अब प्रोडक्शन के थर्मल तरीके से है, अलग अलग मेथड से जो बनाया जा रहा है, फिर रॉ मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है, इसमें एक नॉच हायर गए हैं दूसरे कंपनी से, जिसकी वजह से दूसरों को भी उसके कॉम्पिटिशन में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा। तो ये अच्छी चीज़ है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। एक सिविल जो फील्ड में हम लोगों के लिए भी आसानी होती है कि जब हमें पता होता है कि कोई अच्छी क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक वहाँ एक कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ हम मुतमईन हो सकते हैं। ठीक। आपका कोई स्पेशल प्रोजेक्ट सर, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट अगर हो तो दर्शकों को बताइए प्लीज। ड्रीम प्रोजेक्ट तो हर किसी को रहता है कि हमें आने वाले टाइम में होगा, लेकिन मेरे जब सबसे पहले प्रोजेक्ट था G+12, जो मराठवाड़ा की सबसे हाई राइज बिल्डिंग थी औरंगाबाद में, मिलियन पार्क। मैं वहाँ पर जॉब किया था। वहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, स्टील से रिलेटेड हर चीज़ से रिलेटेड। और मेरा प्रोजेक्ट ये, मेरा ड्रीम ये है कि जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं और जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है लोगों को घर बनने के लिए, आज लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज घर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग रेंट से है। तो उनके लिए मेरा एक प्लान है कि कम से कम एरिया में अपने इंजीनियरिंग यूटिलाइज करते हो, कम से कम एरिया में परमिशन के साथ उनको अच्छे क्वालिटी का घर दे, ताकि इसमें मल्टी स्टोरी कर सकते हैं, या रोजेस में भी डिवाइडेशन करके, या आड़ा खड़ा जिस तरह का अप्रोल लेके, जिसमें कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम एरिया में उनके एक तो गवर्नमेंट रूल फॉलो होते हुए वो लोगों को उनका ड्रीम हाउस भी मिले, कम एरिया में मिले, और उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और एकदम रीजनेबल रेट में, ताकि आम इंसान को घर बनने का सपना सच हो सके। मेरा उस पर अभी तो वर्क चालू है, होपफुली ऊपरान चाहे तो जल्दी करूँगा। जी सर, ये आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं यहाँ से आगे, तो उनके लिए आप क्या सलाह दोगे उन सबको? आगे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे तो मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू में बताया है कि हम लोगों को जब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक एस्टिमेट बनाते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा बजट इतना है। लेकिन सबसे पहले चीज़ों को ये ध्यान रखें कि मेरा बजट खर्च कहाँ है। पहले उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को पॉइंट आउट करें। आप सबसे पहले इकोनॉमिकल करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इंजीनियर को साइड करते हैं कि यार इसको एक्स्ट्रा पैसे यार मिस्त्री कर ले। लेकिन ये याद रखिए, जो मिस्त्री को आप 200 या 230 जो भी स्क्वायर फीट से रेट दे रहे हैं, वो लेबर भी जो आपके पास साइड पे काम कर रहा है वो भी आप ही से पैसे ले रहा है वाया कॉन्ट्रैक्टर। पर सबसे कम लीज जो आप पे करते हैं वो एक इंजीनियर को करते हैं। लेकिन ये जितना आप 50 लाख 30 लाख या 20 लाख जो भी अमाउंट आप घर बन रहे हैं, वो सही यूटिलाइज होने के लिए इंजीनियर की जरूरत होती है। तो कभी भी आप याद रखिए कि कोई टेक्निकल बंदे के पास करिए, फिर उसने जो रिकमेंड किया है मटेरियल, आप उस पर फेथ नहीं कर सकते तो आप खुद उसके
दूसरे 1 से 2 जने से लीजिए और मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, खास स्पेशली स्ट्रक्चर में। उसके बाद की जो चीज़ें हैं, मैंने जिस तरह बताया कि जो भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें आपको इंटीरियर में करनी है वो आप 5-10 साल में भी बात भी कर सकते हैं या उसको फिर बाद में इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और रही बात दूसरा कि आजकल डे बाय डे स्टील भी इम्प्रूव हो रहा है, 550 से 550 डिग्री अलग लगा रहे हैं कंपनीज। तो ब्रांड की चीज़ें अच्छे से अच्छा मटेरियल जब आप यूज़ करेंगे तो आपका घर भी उतना ही अच्छे दिखते हैं। मुकेश सर, इस सफल इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच। हमारे आइकॉन टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच। जो भी आपके अगले प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बेस्ट लगा आपको।